हम लोग पिछले वीडियो में एल्किल मूलक या एल्किल समूह के बारे में पढ़ चुके थे। उसके आगे से अब हम पढ़ेंगे जो अगला टॉपिक है कार्बनिक रसायन का, वह है सजातीय श्रेणी, होमोलॉगस सीरीज। तो स्टूडेंट्स आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो सजातीय श्रेणी टॉपिक है अक्सर यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। अगर आप अपने पुराने सिलेबस को उठा के देखेंगे जो परीक्षाएं हुई हैं 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में, तो उसमें जो है एक दो परीक्षाओं में जो है ये सजातीय श्रेणी टॉपिक जो है पूछा गया है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और इसका भी जो है अपने कॉपी पे नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि नोट्स बनवाने के लिए मैंने जो है आपको यहाँ पे लिख रखा है परिभाषाएं, ताकि आप अच्छे से ठीक से उसका नोट्स बना लें। तो आइए हम लोग देखते हैं सजातीय श्रेणी क्या होता है। तो सबसे पहले ये जो सजातीय श्रेणी है इसकी परिभाषा है कि कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक सदस्य में एक समान क्रियात्मक समूह होता है और दो संलग्न सदस्यों के अणुसूत्रों के बीच हाइफन CH2 का अंतर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सजातीय श्रेणी। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? सजातीय श्रेणी। तो जो सजातीय श्रेणी होते हैं, तो सजातीय श्रेणियों में जो दो संलग्न सदस्य होते हैं, यानी जो दो सदस्य आपस में जो है एक के बाद एक करके आते हैं, उनके बीच हमेशा कितने का अंतर होता है? हाइफन CH2 का अंतर होता है। अब इसकी हम विशेषताओं की अगर बात करें तो किसी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों में समान क्रियात्मक समूह होता है। कोई भी सजातीय श्रेणी हो, फंक्शनल ग्रुप हो, उसमें हम जब भी देखेंगे तो एक समान क्रियात्मक समूह हमें देखने को मिलता है। जैसे सभी एल्कोहलों में हाइफन OH क्रियात्मक समूह देखने को मिलेगा, सभी एल्डिहाइडों में हाइफन CHO देखने को मिलेगा और सभी कीटोनों में डबल बॉन्ड CO हमें देखने को मिलेगा। तो हमेशा जो है एक समान क्रियात्मक समूह जो है सभी सजातीय श्रेणी के सदस्यों में मौजूद रहता है। उसके बाद इसका जो अगला लक्षण है, अगली विशेषता है, सजातीय श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्रों के बीच कितने का अंतर होता है? हाइफन CH2 का अंतर होता है। वही चीज कि कोई भी सजातीय श्रेणी हो, उसके अगर दो क्रमागत सदस्य हैं तो उनके अणुसूत्रों के बीच कितने का अंतर होगा? हाइफन CH2 का अंतर होगा। जैसे हमने यहाँ पे एल्केन का उदाहरण लिख रखा है, एल्केन के जितने भी सदस्य हैं, जैसे कि एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है मेथेन, द्वितीय सदस्य एथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन। तो एथेन का सूत्र होता है मेथेन का सूत्र होता है CH4, एथेन का होता है C2H6, प्रोपेन का होता है C3H8, ब्यूटेन का C4H10 और पेंटेन का C5H12। तो आप इनको ध्यान से देखिए। अब यहाँ देखिए CH4 है मेथेन और एथेन है C2H6, तो इसके और इसके बीच देखिए हाइफन CH2 का अंतर आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद एथेन और प्रोपेन के बीच आप देखेंगे तो इसके भी बीच हाइफन CH2 का अंतर देखने को मिलेगा। ब्यूटेन के बीच देखेंगे, प्रोपेन और ब्यूटेन के बीच, तो इसके भी बीच, इन दोनों के भी बीच जो है हाइफन CH2 का अंतर देखने को मिलेगा। और ब्यूटेन और पेंटेन के बीच देखेंगे तो इनके भी बीच जो है हमें हाइफन CH2 का अंतर देखने को मिलेगा। अब अगर इसकी अगली विशेषता की बात करें तो सजातीय श्रेणी के दो संलग्न सदस्यों के अणुभारों में हमेशा 14 का अंतर होता है। फिर से एक बार देखिए, सजातीय श्रेणी के दो संलग्न सदस्यों के अणुभारों में कितने का डिफरेंस होता है? 14 का डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे जैसे देख लीजिए, ये CH2 है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और परमाणु भार 12 होता है। तो 12 प्लस, अब हाइड्रोजन का यहाँ 2 परमाणु है तो 12 प्लस 2, और 2 में चूंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है तो 12 प्लस 2 हो गया 14, 14 में का गुणा करेंगे तो 14 ही आएगा। तो हमेशा जो है सजातीय श्रेणी के दो संलग्न सदस्यों के अणुभारों में 14 का हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। आइए हम इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है CH4 मेथेन। अब मेथेन का जो अणुभार होता है वह 16 होता है। तो देखिए कार्बन का परमाणु भार हो गया 12 और हाइड्रोजन, चूंकि हाइड्रोजन का 4 परमाणु है तो 12 4 16, 16 इसका हो गया। अब यहाँ पे C2H6 है यानी एथेन है, तो कार्बन का परमाणु भार 12, तो 12 दूना 24 और 24 6 कितना हो गया? 30। तो इस प्रकार से इसका हम अणुभार जब निकालेंगे तो मेथेन का 16, एथेन का 30, प्रोपेन का 44, मेथेन एथेन प्रोपेन और ब्यूटेन का हो गया आपका 58।
तो आप देखिए इस 16 और 30 के बीच में 14 का अंतर है कि नहीं है? बिल्कुल है। 30 और 44 के बीच में 14 का अंतर है कि नहीं है? बिल्कुल है। और उसी तरह से 44 और 58 के भी बीच में देखेंगे आप तो 14 का हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो सजातीय श्रेणी के दो संलग्न सदस्यों के अनुभागों में हमेशा कितने का डिफरेंस होता है? 14 का डिफरेंस होता है, 14 का अंतर होता है। अब अगली विशेषता इसकी कि प्रत्येक सजातीय श्रेणी का अपना एक सामान्य सूत्र होता है। प्रत्येक सजातीय श्रेणी का अपना एक सामान्य सूत्र होता है और उस सामान्य सूत्र से उस जो है हम सजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्यों का जो है क्या ज्ञात कर सकते हैं? रासायनिक सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ उदाहरण लिख रखा है एल्कोहल का, तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1OH। अब ये तो हो गया एल्कोहलों का सामान्य सूत्र। अब इस सामान्य सूत्र से हम एल्कोहलों के जितने भी सदस्य हैं उनका अनुसूत्र बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम उसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसको ज्ञात करने के लिए कुछ करना नहीं है आपको, सीधा सीधा मैं बता दे रहा हूं। अब जैसे कि एल्कोहलों का सामान्य सूत्र होता है, यहाँ पे आप देखिए CnH2n+1OH, ये हो गया आपका एल्कोहल। क्या हो गया आपका? एल्कोहल हो गया, एल्कोहल हो गया। अब ये एल्कोहलों का सामान्य सूत्र है। अब हम इसके प्रत्येक सदस्य का जो है रासायनिक सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे? तो कुछ करना नहीं है। C कार्बन है, N नंबर है, ये हाइड्रोजन है, और ये क्या है? OH क्या है? ये हाइड्रॉक्सिल समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है। एक रख के देखते हैं तो हो जाएगा C1H2 N के जगह पे जब हम एक रखेंगे +1OH। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा C1 लिखा नहीं जाएगा, H 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, CH3OH। एक कार्बन है तो मेथ, और चूंकि एल्कोहली समूह है तो ऑल, तो ये आपका हो गया मेथिल एल्कोहल। ये क्या हो गया आपका? मेथिल एल्कोहल। तो ये इसका प्रथम सदस्य हो गया। उसी प्रकार से अगर हम 2 रख के देखेंगे तो 2 रखेंगे तो हो जाएगा, इसका सूत्र है CnH2n+1OH। 2 रख के देखेंगे तो हो जाएगा C2H2 + 1OH। तो हल करेंगे तो हो जाएगा C2H 2 दूना 4, 4 1 5, C2H5OH। ये आपका हो गया बच्चों एथिल एल्कोहल। ये आपका क्या हो गया? एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। तो इस तरह से हम इसके सभी सदस्यों का जो है रासायनिक सूत्र बड़ी आसानी से जो है निकाल सकते हैं। तो वही चीज हमने जो कि आपको बताया कि प्रत्येक सजातीय श्रेणी का अपना एक सामान्य सूत्र होता है, और उस सामान्य सूत्र से हम जो है उसके सभी सदस्यों का रासायनिक सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। सजातीय श्रेणी के बाद अब हम पढ़ेंगे ये जो एलिफैटिक यौगिकों की मुख्य सजातीय श्रेणियां हैं उनके बारे में। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये एलिफैटिक यौगिक क्या होते हैं। तो जो एलिफैटिक यौगिक होते हैं उनमें जो कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला होती है या तो सीधी श्रृंखला होती है या शाखान्वित होती है, शाखाओं में बटी होती है। तो कार्बन परमाणुओं की ऐसी श्रृंखलाओं को ही हम एलिफैटिक यौगिक बोलते हैं। तो ये जो एलिफैटिक यौगिक हैं, एलिफैटिक यौगिकों की मुख्य सजातीय श्रेणियों में जो पहला सजातीय श्रेणी है वह है आपका एल्केन। अब यह जो एल्केन है, एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य मेथेन है यानी CH4, और द्वितीय सदस्य है एथेन C2H6। और एल्केनों का जो सामान्य सूत्र होता है वह होता है CnH2n+2। और एल्केन श्रेणी के जो सदस्य होते हैं हमेशा सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। यहाँ पे हमने सिंगल बॉन्ड लिख रखा है। इनमें जो क्रियात्मक समूह के रूप में होता है वो बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड के रूप में ये क्या होते हैं? एल्केन श्रेणी के सदस्य हमेशा आपस में जुड़े रहते हैं।
उसके बाद जो एल्कीन श्रेणी के सदस्य हैं, तो पहला सदस्य है एल्कीन श्रेणी का एथिलीन C2H4, दूसरा है प्रोपिलीन C3H6, और एल्कीनों का जो सामान्य सूत्र है वह है CnH2n। और एल्कीन श्रेणी के जो सदस्य होते हैं वो हमेशा डबल बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। कितने बॉन्ड द्वारा? डबल बॉन्ड द्वारा। एल्केन श्रेणी के सदस्य सिंगल बॉन्ड द्वारा, एल्कीन श्रेणी के सदस्य डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। उसके बाद ये जो एल्काइन श्रेणी की जो एल्काइन सजातीय श्रेणी है, इसका पहला सदस्य है एथाइन C2H2 और दूसरा है प्रोपाइन C3H4, और इसका जो सामान्य सूत्र है एल्काइनों का CnH2n-2, और एल्काइन श्रेणी के जो सदस्य होते हैं वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। उसके बाद अगला जो सजातीय श्रेणी है वह है एल्कोहल। तो एल्कोहलों का प्रथम सदस्य है मेथिल एल्कोहल CH3OH, और एल्कोहलों का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1OH। और एल्कोहलों में जो क्रियात्मक समूह पाया जाता है वो पाया जाता है -OH, यानी एल्कोहलों में हाइड्रॉक्सिल समूह पाया जाता है। यह इनका क्या होता है? क्रियात्मक समूह होता है। उसके बाद अगला है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड जो सजातीय श्रेणी है उसका प्रथम सदस्य है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n और O होता है, और इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? तो इसमें -CHO यानी एल्डिहाइडिक समूह पाया जाता है। उसके बाद अगला है कीटोन। तो कीटोन का प्रथम सदस्य है एसीटोन CH3COCH3। इसका जो सामान्य सूत्र है CnH2nO, और ये हमेशा जो है डबल बॉन्ड CO द्वारा जुड़े होते हैं। और इनमें कौन सा क्रियात्मक समूह पाया जाता है? तो इनमें कीटोनिक समूह पाया जाता है। कौन सा समूह? क्रियात्मक समूह कीटोनिक। अगला है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है इसका जो प्रथम सदस्य है वह है फॉर्मिक अम्ल यानी फॉर्मिक एसिड HCOOH, और इसका जो सामान्य सूत्र है वह है CnH2nO2 और कार्बोक्सिलिक समूह में -COOH नामक क्रियात्मक समूह पाया जाता है। तो कार्बनिक यौगिकों का जब हम नामकरण करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे, तो उनका नॉमेनक्लेचर हम तभी कर पाएंगे जब हमको ये सारी चीजें याद होंगी। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और उनमें उनका सामान्य सूत्र क्या होता है, कौन सा क्रियात्मक समूह उनमें पाया जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें जब आप अपने कॉपी में नोट करके उसको याद करेंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप जो है कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण है, नॉमेनक्लेचर है, उसे आप कर पाएंगे। तो इसको आप अपने कॉपी पे सावधानी पूर्वक लिख लीजिए। और उसके बाद जब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे तो अगला टॉपिक होगा हमारा जो है IUPAC नाम पद्धति। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, निरर्थक नाम पद्धति उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे कि नामकरण करेंगे कार्बनिक यौगिकों का। बहुत बहुत धन्यवाद।